आज हम एक ऐसे रेड कारपेट की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिसे भारत की राजनीति में बिछाया तो गया था शान दिखाने के लिए, लेकिन उसके नीचे जो राज छिपे थे उन्होंने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, यहाँ रेड कार्पेट के दो मतलब हैं। एक तो वो जो हम सब जानते हैं, किसी का शाही स्वागत करना, और दूसरा एक चमकदार पर्दा जिसके पीछे कुछ कड़वी सच्चाइयों को छिपाने की कोशिश हो रही हो। तो ये कहानी शुरू होती है नई दिल्ली से। वहाँ एक बहुत बड़ा ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हो रहा था। सोचिए, दुनिया भर की नज़रें भारत पर टिकी थीं। सरकार भी अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। मतलब सही मायनों में एक शानदार रेड कार्पेट बिछाया गया था। लेकिन फिर इस पूरी चमक दमक के बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक विरोध प्रदर्शन, और उसने इस सजे सजाए मंच को हिलाकर रख दिया और साथ ही हवा में छोड़ दिए कुछ बहुत ही असहज सवाल। और जानते हैं वो चिंगारी क्या थी? विपक्षी दल की जो यूथ विंग है, उसके कुछ कार्यकर्ता सीधे प्रधानमंत्री को निशाना बना रहे थे। उनका नारा था पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड, मतलब देश के हितों के साथ समझौता किया गया है। अच्छा, इसके बाद सरकार का जो रिएक्शन था वो बहुत तेज और बहुत सख्त था। प्रदर्शनकारियों को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर एफआईआर्स हुई और इल्जाम क्या लगा? देश की छवि खराब करने का। मतलब संदेश एकदम साफ था कि ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये देश पर हमला है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि ये विरोध आखिर हुआ ही क्यों अचानक से? तो बात यह है कि इसके पीछे दो बड़े और काफी विवादास्पद मुद्दे थे जो इस रेड कार्पेट के नीचे कह सकते हैं दबे हुए थे। तो पहला मुद्दा था अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील, एक व्यापार समझौता। और जो आलोचक थे उनका ये कहना था कि ये जो सौदा है ये भारत के लिए बिल्कुल एक तरफा है और नुकसान पहुंचाने वाला है। अब इसी सौदे को लेकर विपक्षी नेता राहुल गांधी ने 5 बड़े सवाल खड़े किए। ये सवाल तेल सप्लाई पर अमेरिका के कंट्रोल से लेकर भारतीय किसानों के भविष्य तक, यहां तक कि डेटा सिक्योरिटी से भी जुड़े थे। मतलब ये देश की आर्थिक आजादी से जुड़े बहुत गंभीर मुद्दे थे। अच्छा, इन सवालों के जवाब में सरकार की तरफ से जो कॉमर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने इन सबको हास्यास्पद बताकर खारिज कर दिया। उनका कहना था कि सरकार का फोकस किसी एक नेता को ट्विटर पर हेडलाइन बनाने में नहीं है, बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों के लिए अवसर पैदा करने पर है। तो ये तो था पहला मुद्दा। अब आते हैं दूसरे और शायद पहले से भी ज्यादा विस्फोटक मुद्दे पर। एक ऐसा मुद्दा जिसे इस रेड कार्पेट के नीचे छिपाने की कोशिश की जा रही थी। ये मामला जुड़ा था कुख्यात एप्स्टीन फाइल से। यौन शोषण का वो जो ग्लोबल नेटवर्क था, उससे जुड़ी फाइलों में भारत के एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर का नाम एक दो बार नहीं, दर्जनों बार सामने आया। और यहीं पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट, एक विरोधाभास देखने को मिलता है। देखिए, इसी मामले में ब्रिटेन में रॉयल फैमिली के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया, दुबई में एक बड़े सीईओ को इस्तीफा देना पड़ा, और भारत में इस पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली गई। न कोई जांच, न कोई एक्शन। तो अब जैसे ही ये दोनों मुद्दे सामने आए, पॉलिटिकल माहौल एकदम से गर्मा गया और फिर आलोचना को देशद्रोह का नाम दिया जाने लगा। हुआ ये कि सरकार के एक मंत्री ने विपक्षी नेता को देशद्रोही कह दिया। अब ये एक बहुत ही सीरियस इल्जाम है जो पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट को सीधे सीधे देश के खिलाफ एक जुर्म की तरह दिखाता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी। रूलिंग पार्टी के एक नेशनल स्पोक्सपर्सन ने तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। इससे जो पॉलिटिकल डिबेट का लेवल था वो और भी नीचे चला गया। और हद तो तब हो गई जब एक पॉलिटिकल एफिलिएट को कैमरे पर यह कहते हुए रिकॉर्ड किया गया कि गोली मार देंगे। अब ये सिर्फ बयानबाजी नहीं थी, ये तो सीधी सीधी फिजिकल थ्रेट, एक धमकी बन गई थी। तो एक तरफ तो ये तीखी बयानबाजी चल रही थी और दूसरी तरफ कानूनी दबाव भी बनाया जा रहा था। 2014 और 2018 के पुराने मानहानि के केस उन्हें फिर से खोल दिया गया और नतीजा ये कि विपक्षी नेता को आज भी उन मामलों में अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो जब इन सारी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखा जाता है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब भारत के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के लिए एक संवैधानिक संकट का संकेत है? देखिए, तर्क ये दिया जा रहा है कि डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर होते हैं ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और मीडिया, जिनका काम होता है पावर पर एक चेक और बैलेंस बनाए रखना, वो अब इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे हैं। और जब ये सारे पिलर एक ही तरफ झुक जाएं तो फिर जो पूरी जवाबदेही की व्यवस्था है वो तो चरमरा ही जाएगी।
और यहीं पर कहानी घूमकर वापस उसी रेड कारपेट पर आ जाती है कि ये जो इतना बड़ा इवेंट था, ये असल में सिर्फ एक पर्दा था, जिसके पीछे इन गहरी पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स को छुपाया जा रहा था। लेकिन उस प्रोटेस्ट ने, वो भले कितना भी छोटा क्यों ना रहा हो, उस दिखावे के पर्दे को फाड़ दिया और उसके नीचे जो भी विवादास्पद मुद्दे थे वो सबके सामने आ गए। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही फंडामेंटल और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सवाल ये है कि जब किसी देश की वो संस्थाएं जो डेमोक्रेसी की रक्षा करती हैं वही कमजोर हो जाएं या उन्हें खत्म कर दिया जाए, तो उस देश का भविष्य क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। तो ये एक फटे हुए रेड कारपेट की कहानी है जो एक ऐसे राष्ट्र को दिखाती है जो एक चौराहे पर खड़ा है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।